नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु। उदयपुर शहर में सभी आरजे हिमांशु के नाम से जानते हैं। आरजे एक डिग्री हो गई है मेरे लिए, जिसे मैंने कमाया है। चूंकि रेडियो की उदयपुर शहर के प्राइवेट रेडियो स्टेशन की पहली मेल वॉइस हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा रिकग्निशन लंबा चाहिए। लगभग 12 साल 2007 में जब रेडियो लॉन्च हुआ था, तब रेडियो की सबसे पहली मेल वॉइस मैं बना था, तो इसीलिए आरजे का टैग लगा हुआ है। सो या पीपल नोज मी एज आरजे हिमांशु, और अब एक रिकॉर्ड होल्डर एंकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेज शोज करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, लाइव शोज करने का, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो अब एक रिकॉर्ड होल्डर एंकर के नाम से भी जानते हैं। परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत छोटा भी नहीं है। पापा जी और मम्मी जी का इसी 2 साल के दरमियान देहांत होने के बाद अब 2 छोटे भाई घर में हैं। वाइफ लगता नहीं हूँ मैरिड, बट यस आई हैव वाइफ एंड एक छोटा सा बेबी अभी हुआ है मुझे। सो यस, आई एम अ फादर ऑफ अ क्यूट बॉय। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे सब हर एक आम इंसान की जर्नी स्कूल से शुरू होती है, मेरी भी स्कूल से ही कहीं ना कहीं शुरू हुई। मैं बड़ा शैतान सा स्कूल में था। 1 2 3 4 5 स्कूल से निकाला गया और फिर कॉलेज में धकेला गया हूँ। लेकिन उन चारों स्कूल्स में मुझे कभी भी, आज भी जो टीचर्स मिलते हैं वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि बदतमीज था, वो हमेशा ये कहेंगे शैतान था। और जो टीचर्स मुझे कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, वो टीचर्स आज बड़े प्राउड के साथ कहते थे ये हमारा बच्चा है। तो यस, मैंने कभी भी हाँ शैतानी करी है, मस्ती करी, लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मम्मी पापा को शर्म का अनुभव हो। तो यस, मैंने हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया जहाँ से बच्चे भागा करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टेज पर जाकर बोलना, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक के बीच में जाकर के किसी को कन्विंस करना, फॉर एग्जाम्पल किसी लेटर को पढ़ना या रीडिंग करना। इन सारी चीज़ों से आमतौर पर बच्चे दूर भागा करते थे और मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। रीज़न कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक जो इंसान था उसे बड़ा पसंद था ये चीज़ें, और अंदर वाला बच्चा जो या इंसान जो है ना वो खुश रहता है तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बस उसे खुश रखने की कोशिश करता था। मुझे नहीं पता ये टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो स्कूल में ये सारी चीज़ें जिन्हें अब कल्चरल एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उन सब में मैं इनडायरेक्टली ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहा था। पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट था। स्कूल में ये सारी चीज़ें, एक्चुअली पढ़ाई के लिए तो सारे बच्चे आ रहे हैं, और पढ़ाई में जब भी नंबर की बात आती है 1 या 2 ही बच्चे शायद उसमें जीत पाते हैं, बाकी के सारे बच्चे एवरेज में चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में भी नहीं है, एवरेज में भी नहीं है, वो बच्चे कहाँ? मैं उस लिस्ट में था। तो नंबर भले ही मेरे 100 में से 90 या 100 नहीं आते, लेकिन मैं जब एक पोएम बोल देता था, मैं जब स्टेज पर जाकर के कुछ बोल देता था, तो सबको याद रहता था ये वही लड़का है। सो यस, वहाँ से पहचान बनती गई, और अपने स्कूल को मैंने कई सारे अवार्ड्स दिलवाए, कई सारी जगहों पे नाम दिलवाया। तो हर स्कूल में मेरा रिकॉर्ड ऐसे तो बड़ा अच्छा था। इसी वजह से मेरी जो शैतानियाँ थी उन्हें टॉलरेट कर दिया जाता था। बट स्टिल मस्ती तो मस्ती है, अनुशासन तोड़ना हर जगह पे गलत है, और मैं हमेशा इस चीज़ में आगे रहता था। कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मेरी बहुत मदद करी कि मैं जो चीज़ के लिए मना किया जाता था उससे आखिर अंदर है क्या, क्यूरोसिटी जो थी अंदर की, वो जानने की कोशिश करता था। उसमें क्या टैबू है उसे नहीं करना, और क्या, क्योंकि जब तक आप आगे जाएंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर क्या चीज़ है। यही देखने के लिए मैं वहां पर हर वो काम करता था जिसके लिए मना किया जाता था। अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करी और लिमिट में रह करके अपना हर काम किया। शायद एक रीज़न था। यहाँ से निकलने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे उस कॉलेज से भी निकाल दिया गया, और फिर मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ। इसी वजह से मेरा 1 साल वहाँ पर ब्रेक हुआ। देखने की बात यह है कि मैंने जब भी कभी लाइफ में कोई इस तरह के चैलेंजेस आए थे, ये नहीं सोचा कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे हर जगह से निकाल दिया जाता है। मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्पायर होता था कि मुझे निकालते टाइम पर भी वो ये कह रहे हैं कि तू बस ये चीज़ें कम कर दे, मज़ा आ जाएगा, तू हीरा है, बस गलत फहमी में जी रहा है। तो यस, मैं अलग उस चीज़ को, जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें थी उन्हें मैं बढ़ाता गया, एनहेंस करता गया, और शायद उसने मेरी बहुत मदद करी। कॉलेज के बाद में जब बच्चे इंटरव्यूज़ दे रहे थे जॉब के लिए, मैं जॉब पर कुछ लोगों को रख चुका था। मैंने प्रमोटर की तरह अपना करियर शुरू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि मैं 100 रुपये रोज़ाना की मजदूरी पर काम किया करता था। दुकान थी फादर साहब की मंडी के अंदर। फादर साहब चाहते थे कि मैं दुकान पर बैठूं। अच्छा, इस दरमियान
चूंकि मैं जैन हूँ और बनिए वाला वो टैग लगा हुआ है, तो व्यापार तो अंदर खून में, तो मुझे कोई भी फादर साहब अगर काम देते थे तो मैं उस काम में प्रॉफिट निकालना जानता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल देंगे। ये गणित जो थी ना, ये मेरी बहुत काम आई। कॉलेज छोड़ने के बाद में मुझे जो पॉकेट मनी नहीं मिला करती थी फादर से, उसको जुगाड़ के लिए पापा जो काम कहते थे मैं उसे अच्छे नहीं बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता था कि पापा ने अगर मुझे 2 रुपए का कमिटमेंट किया तो पापा से 5 रुपए कैसे लेने। और वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत मदद कर रही थी। मैंने काम को बेहतर तरीके से करना सीख लिया था। जो भी काम मुझे दिया गया उसे सिर्फ काम की तरह नहीं करना, उसे बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये मैं सीख गया था। इसका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा अगर मैंने इसे बेहतर तरीके से किया। तो सूरज पोल पे, दिल्ली गेट पे राखी की दुकान लगाता था, होली की दुकान लगाता था, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें लगाता था और फादर को ये प्रूव करके दिखाता था, देखो पापा मैंने ये करके दिखाया। एंड दैट वाज समथिंग आई वाज एंजॉइंग। पर मुझे नहीं पता ये मेरे अंदर एक बिजनेसमैन बड़ा हो रहा है आर्टिस्ट के साथ साथ में। तो चूंकि बोलना मुझे पसंद था, कट टू व्यापार मेरे अंदर था, कट टू जब दोनों चीजें अंदर मिल गई तो ये पैकेज बड़ा अच्छा था, जो कि किसी कस्टमर से बात करने में बड़ा मजा आता था और कस्टमर को मुझसे बात करने में मजा आता था। शायद ये चीजें आगे बढ़ती गई। मेरा लोगों से बात करने का डर एक खुल गया। मुझे कोई भी चीज को कन्विंस करने के लिए या किसी चीज को कैसे निकालना है ये आ गया। और इस तरीके से मैंने फादर का काम किया। फिर उसके बाद में जब पॉकेट मनी कम लगने लगी फादर वाली, तो मैंने कहीं बाहर जॉब करने का तय किया। और उस वक्त मैं उस दरमियान इवेंट्स वगैरह, जो कि जनरली लोग नहीं जानते थे, कैनोपीज का काम होता था। 100 रुपीज पर डे हमें मिला करते थे और दिन भर सुबह 10 से 5 हमें बैठना होता था रोड पर बिछा करके। मैं वो बैठा करता था और मेरे लिए वो पैसा अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर चीज की तह तक जाने में विश्वास रखता था, तो मुझे लगता था कि आखिर ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं और मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं तो सामने वाले को भी कुछ तो मिल ही रहा होगा। आखिर ऐसा क्या है, ये देखने के लिए मैं उस फील्ड में थोड़ा सा और मेहनत करी कि कहाँ से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे। करते करते तकरीबन 7 महीने में, जहां मैं खुद एक प्रमोटर था, अब मेरे साथ में 70 से 80 प्रमोटर्स थे और मेरी एक अच्छी ह्यूज टीम हो गई थी। मुझे आज भी याद है, एयरटेल और वोडाफोन जब लॉन्च हुआ था अपने शहर में, तब 250 प्रमोटर्स की टीम मैंने वहां पर उस वक्त में दी थी, जिस वक्त मैं खुद एक बच्चा था, कॉलेज गोइंग था, फर्स्ट ईयर था। और फर्स्ट ईयर में मैं ये सारी चीजें कर रहा था। करते करते बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। हमने एक नई गाड़ी खरीदी थी। मेरे फादर साहब का एक काम था जो कि आज भी है, आज वो नहीं है, फिर भी उनका ये काम बराबर चल रहा है। श्रद्धांजलि नाम की उनकी एक गाड़ी है अंतिम संस्कार सामग्री की, जो कि पूरे भारत में एक ही है। डोर टू डोर वो फ्यूनरल का आइटम देती है जब किसी को उस टाइम पर जरूरत होती है कि वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा, उसे सहारे की जरूरत है, उसे अपने जो भी प्रियजन है उनको ठीक से उन्हें एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें उस वक्त पर, वो सारी मदद फादर साहब की गाड़ी करा करती है। तो उस वक्त उन्होंने वो शुरू किया ही था। मैं उस वक्त में उनके काम के साथ में लगा। उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था और मुझे गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि 4 व्हीलर नया नया आया था। अब जब गाड़ी चलाने हम जाते थे तो रास्ते में रेडियो चलता था, आकाशवाणी। मुझे याद है दीपक जी मेहता उस वक्त रेडियो पर बोला करते थे और वो जब बोलते थे तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है, लोग उनको फोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं भी फोन करता हूँ, मैं भी लैंडलाइन पर लगा रहता था, फोन करता था। एक आध बार कभी फोन लगता, वो रिकॉर्ड करते और ये सब चीजें होती थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। आई थॉट कि काम कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा, कैसे होता है कुछ नहीं पता। यकीन मानिए, अगर आप इस बात को मानते ना कि आपने जिस चीज को दिल से चाहा है, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। साजिश बड़ी खूबसूरत है, सच में होता है। मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे भी कभी ऐसा करना है, मजा आएगा। पता नहीं, शहर के अंदर रेडियो के ऑडिशंस हो रहे थे और मेरा एक फ्रेंड आकर के मुझे बोला, लाइफ में मैंने एक चीज सीखी है, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, उसे मना मत करो। कोई चैलेंज आए, एक्सेप्ट कर लो। कोई भी नया काम आए, ये मत सोचो कि ये तो मेरा है ही नहीं। अगर आप फ्री हैं, अवेलेबल हैं और कर सकते हैं, चाहे तो करिए। आपको वो लर्निंग लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर देगी। और यही मेरे साथ हुआ। मैंने रेडियो तो सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि रेडियो पे करते क्या है, कैसा होता है सब कुछ। मेरा एक फ्रेंड जिसे रेडियो के लिए ऑडिशन का पता था, वो मेरे पास में आया कि भाई मेरे साथ चलना है और ऑडिशन देंगे यार, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तू साथ में रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई वाज लाइक ओके, मुझे मेरे इवेंट्स के लिए प्रमोटर मिल जाएंगे।
क्या पता कहाँ से कोई एंकर मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। मैं इस लालच से चला गया उसके साथ में। और वहां जाने के बाद में जब ऑडिशंस हो रहे थे उसका बहुत देर तक नंबर नहीं आया, और चूंकि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता था, मुझे ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता था, तो वहाँ पर जो एक मैम घूम रही थी, मैंने उनसे जाकर के बात करी और उनसे थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई कि ये कोई इजी गेम नहीं है, अगर इतना है तो तुम खुद ऑडिशन देके बताओ। इतने सारे लोगों के बीच में जहाँ मैं अपनी इज्जत बना चुका था, उन्होंने उन सब के बीच में मुझे डांट दिया। मैंने कहा ठीक है, ले लो ऑडिशन। एंड मुझे ऑडिशन के लिए अंदर बुला लिया गया सडनली। ऑडिशन लिया गया, बहुत अच्छे से लिया गया, वो रोडीज के इंटरव्यू से कम नहीं था। और जब वो लिया गया तो मुझे यकीन था इस बात का कि होना कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर बड़ा मजा आ रहा था। वो मेरा ऑडिशन ले रहे थे और मैं वहां से सीख रहा था कि यार ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने कट टू, मैं आपको बड़ी अच्छी वो चीज से लिंक करता हूँ। स्कूल में जिस चीज से लोग भाग रहे थे मैं वो कर रहा था, रीडिंग। स्कूल में जिस चीज से लोग भाग रहे थे या कॉलेज में जिस चीज से भाग रहे थे वो थी एक दूसरे से बात करना, हिचकिचाहट दूर करना, मुझ में थी। किसी भी काम को सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है, ये भी चीजें मैं सीख चुका था, तो यहां पर भी मुझ में थी। मैंने ये सारी चीजों का, मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हेल्प करी, पर जब ऑडिशन दिया गया मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया गया जिनका उच्चारण मैंने अच्छे से किया, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था। मैंने स्टोरी अच्छे से सुनाई, मैंने उनका दिया हुआ टास्क जो था उसे अच्छे से कंप्लीट किया। एंड महादेव जी की कृपा मैं अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया। पर मुझे ये यकीन था कि मैं कभी भी फाइनल में तो नहीं जा पाऊंगा। मैंने अपने मन में एक स्टोरी बनाना शुरू कर दिया कि बाहर ऑडिशन रूम से बाहर निकलने के बाद जब सब पूछेंगे कि क्या करना है, मैं उन्हें कह दूंगा आपको पता है बस मेरी उनको क्लास लेनी थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मैं बना चुका और मैंने सब लोगों को बोल भी दिया। लेकिन मैं फॉर्चुनेटली सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया, थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया, फोर्थ राउंड फाइनल राउंड के लिए भी सेलेक्ट हो गया हूँ। अगले दिन मुझे सैलरी नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाता है ना, आई वाज लाइक जो भी दे दो, क्योंकि मेरे लिए तो अपने आप में नई चीज हो रही है, जो चीज मैंने कभी चाही थी। एंड हियर आई स्टार्टेड माय जर्नी। और एक शॉट में मेरा रेडियो में सिलेक्शन हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है रेडियो, कैसा होता है। यकीन मानिए इस रेडियो के ऑडिशन के दरमियान मैंने उन सारे लोगों को देखा जिन्हें मैंने रेडियो में सुना था, जिन्हें टीवी पर, लोकल टीवी पर जो भी चेहरे आते थे उन सबको देखा। मेरे लिए वो दुनिया बड़ी अजीब थी। मुझे पता था कि इन लोगों के बीच में मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और एक यकीन अपने आप में होना बहुत जरूरी है। बस उसी के साथ में आगे बढ़ गया और रेडियो में सिलेक्शन हो गया। रेडियो के बाद की जर्नी पूरा शहर जानता है। मैंने रेडियो में हर तरह के शो किए। वहां पर भी ये नहीं कि मैं सिर्फ रात का शो या सिर्फ मॉर्निंग का शो, मैंने अपने आप को तराशा वहां पर भी। और AC नेल्सन सर्वे में उस टाइम का नंबर 1 जॉक का खिताब मुझे उस वक्त भी मिला। तो रेडियो के भी मैं 2-3 ये खिताब, उसके बाद प्रमोशंस एज एन आरजे मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद प्राइम टाइम जॉब बना, प्राइम टाइम के बाद में 3 शोज एक साथ करने वाला आरजे, फिर उसके साथ रीजनल जॉकी बना कि मेरा शो पूरे राजस्थान में सुनाई देने लगा। उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से प्रोग्रामिंग टीम के अंदर उसे लीड किया। फिर उसके बाद पूरे राजस्थान के सारे आरजेस को लीड करने का मुझे मौका मिला एज ए हब मैनेजर। स्विच किया, जर्नी आगे बढ़ती गई और इस सारी चीज़ों में लगभग 7 साल लगे। 7 साल के बाद लगा कि अब रेडियो शायद बहुत हो गया, मुझे अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहिए। इंसान को जब अपने आप से लगे ना कि वो अपने काम में बेईमानी कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसे उस वक्त छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे स्ट्रेच करना चाहिए, खींचना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि अब लगने लगा क्रिएटिविटी अब शायद खत्म हो रही है। मैं अपनी बातों को रिपीट करने लग गया हूँ, या मेरे जोक्स रिपीट होने लग गए, या सामने वाला मेरे जोक को गैस करने लग गया कि इसके बाद में क्या होगा। तो वहां पे सस्पेंस खत्म हो जाता है, और जब सस्पेंस खत्म हो जाता है तो वो फिल्में अक्सर डूब जाया करती है। तो मैंने डूबने से पहले अपनी फिल्म को वहीं पर बंद कर दिया और मैं टीवी की तरफ रुख कर गया। फिर टीवी वगैरह, MTV, VTV, इनके लिए कुछ काम किए, कुछ प्रोजेक्ट्स किए। आस्था चैनल के लिए भी मैंने काम किया और एक्सप्लोर किया। एंड उसके बाद मैं एंकरिंग की तरफ रुख किया, अपने शहर वापस लौट आया और यहाँ एंकरिंग में भी बेहतर करने की एक इच्छा से एक रिकॉर्ड कायम किया और इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेज शोज करने का एक रिकॉर्ड सेट किया, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2019 में दर्ज है। मुझे याद है चूंकि रेडियो के लिए हम नए थे और हमारे लिए रेडियो नया था इस उदयपुर शहर के अंदर। हमने कभी किसी आरजे को नहीं सुना था कि प्राइवेट रेडियो स्टेशन पर किस तरीके से बोलता है। हमारे लिए वही था कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप सुनेंगे गीत माला, काइंड ऑफ।
लेकिन अब जिस रेडियो में मैं काम करने वाला था, जिस वर्ड की मैं तैयारी कर रहा था, वहां पर तो हाय गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आप सुन रहे हो सलाम उदयपुर। सलाम उदयपुर की आज इस मॉर्निंग में आप लोगों के लिए सबसे खास बात क्या है, आज पेपर में ये खबर आई है। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क था। एक के जिंदगी में, शब्दों में, बातों में ठहराव था और एक के लगाम के साथ में रेस चले जा रही थी, गाड़ी भागे जा रही थी। दोनों में बहुत अंतर था। हमें पता भी नहीं था कि कंटेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या चीजों को बोला जाता है, क्या नहीं, कैसे बोलता है एक आरजे, उसकी लाइफ क्या होती है, लिंक क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। सो थोड़ा सा टफ चल रहा था। इस दरमियान हमें जब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हमारे सीनियर आरजेस के पास में, बड़े शहर के अंदर, तो वो सारी चकाचौंध देख करके हम थोड़े से घबरा गए। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोगों की लिंक सुने जाते थे। मुझे याद है, मैं दूसरों को देख के ना, मैं क्या, इनफैक्ट मेरी पूरी टीम, ऑलमोस्ट सब लोग, क्योंकि पूरे राजस्थान के जितने भी आरजेस चुने गए थे वो सारे लोग वहां पर आए थे और वो उन सीनियर आरजेस के सामने जब बैठा करते थे और बड़े लोग जो हमारे जिन्होंने ऑडिशन दिए थे, वो जब हमें सुना करते थे बड़ा डर होता था कि कैसे बोलेंगे, हमने गलत बोल दिया तो, ये बोला तो, और उनके सवाल होते थे कि ये तुमने क्यों बोला, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों तुम्हारे पास में वो 45 सेकेंड इन्वेस्ट करके सामने वाला रेडियो पर सुने, ऐसी क्या बात तुम बोल रहे हो। बड़ा चैलेंज होता था, मैं आता भी नहीं था। मुझे याद है हम लोग रो दिया करते थे, रात रात को जब होटल के रूम में वापस आते थे रो देते थे कि कहाँ गलत जगह फंस गए, हम तो जा रहे हैं वापस एंड ऑल। उस वक्त पर मैं भी ये कर सकता था कि उन सर को मेरी क्लास लेनी है, इस वजह से वो मेरी ज्यादा खिंचाई कर रहे हैं, उनको वो बंदा पसंद है, इसके लिए वो उसके साथ में अच्छा बिहेव कर रहे हैं और मेरे साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, या उसकी तो हर बात अच्छी लग रही है लेकिन मेरी हर बात बुरी लग रही है। यही बात अगर मैं बोल रहा हूं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, सोच सकता था। लेकिन यहां पर ना वही पुरानी वाली चीज है कि नहीं, हमें बेहतर करना है, हम में कहां कमी है। ये चीज मैंने जब ऑब्जर्व करी तो मैंने उन चीजों पर वर्क किया और मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं डिलीवरी में प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है मुझ में, और उसे अगर मैंने दूर कर लिया तो मैं अगले दिन इनकी नजर में आ जाऊंगा। और ऐसा हुआ। जिस ट्रेनिंग में मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी थी, उसके बाद जब क्वार्टरली एक मीटिंग होती थी, वहीं पर मुझे वो अप्रिसिएशन मिला कि इस लड़के ने अपने अंदर सुधार किया है और वही चीज अभी अच्छे से कर रहा है। शायद इसी वजह से मुझे एसी नेल्सन सर्वे के अंदर नंबर 1 जॉब का खिताब मिला था, क्योंकि मैंने अपनी गलती ढूंढी रादर देन दूसरों के, और अपने आप को ओवरकम किया। सो या दैट वाज गुड। देखिए, रेडियो और एंकरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो एक अच्छा आरजे है वो अच्छा एंकर हो, जरूरी नहीं, और जो अच्छा एंकर है वो अच्छा आरजे हो, कतई जरूरी नहीं। दोनों चीजों का मिश्रण मिल पाना बड़ा रेयर है। मनीष पॉल बहुत कम है, आज लगभग 20 साल हो गए, फिर भी मनीष पॉल एक ही है, कपिल शर्मा एक ही है। सारी चीजों को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अच्छा बोलना आता है, आप बहुत सारी बकवास कर सकते हैं तो आप आरजे बन सकते हैं, तो ये आपका सबसे बकवास ख्याल है। आरजे कभी भी बकवास नहीं करते, वो जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, मेहनत होती है, और उसके बाद में वो चुनी हुई शब्द आपके सामने लाते हैं। होता है ना, जैसे किताब पूरी पढ़ो या पासबुक पढ़ो, पासबुक में वो गिने चुने शब्द आते हैं, ठीक वैसे ही आरजेज आपके लिए पूरे अखबार की या पूरी दुनिया की चुनी हुई खबरें आपके सामने लाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आपको ये समझ है कि आपको किसके सामने कब क्या कितना बोलना है, तो आप आरजे भी बन सकते हैं, आप एंकरिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं, क्योंकि ये कब कहाँ क्या कैसे बोलना है, ये वाली चीज अगर किसी को आ जाए ना, तो रिश्ते भी अच्छे बन जाते हैं और काम और करियर तो हमारी तरह अच्छा बन ही सकता है। तो बोलने से पहले शब्दों को चुनना जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शब्द ही हैं जिनकी वजह से आपको कीमत मिलती भी है और कीमत चुकानी भी पड़ती है। आपके ऊपर है, आपके चुनाव पर है कि आपने क्या चुना है। सो अपने आप को, अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं या आरजिंग करना चाहते हैं, जो भी करें रिसर्च के साथ करें, अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करें, बिकॉज कंटेंट इज ऑलवेज किंग। लुक आप कितना भी बेहतर कर लें, आप कितनी भी अच्छी लग्जरी मेंटेन कर लें, कितने भी अच्छे घड़ियां और ये सब कुछ पहन लें, एसेसरीज पहन लें, लेकिन जब आप बोलेंगे और आपके बोलने में कहीं ना कहीं आपका तलफ़ुज़ साफ नहीं है या आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, वहां पर आकर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका मेन पेशा बोलना है, ना कि दिखाना। रोल मॉडल वाली चीज मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने किसी एक को कभी भी नहीं देखा। हर इंसान में खूबियां भी होती है और खामियां भी होती है। अगर आप किसी एक को फॉलो करते हैं तो पूरी तरह से फॉलो करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं खूबियों के साथ खामियां भी आ जाती है। आपको लगता है कि वो भी तो लेट जाता है सेटअप पे, तो क्या हो गया, मैं भी लेट जाऊंगा।
कहीं ना कहीं हम खामी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान में जब अगर मैं फ्रूट की दुकान पर गया हूं ना, तो मैं वहां से सिर्फ अच्छे अच्छे फल लेना चाहूंगा, बुरे नहीं। तो किसी भी इंसान को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसकी अच्छाइयां ले लीजिए, आपके अंदर अपने आप अच्छे फलों की दुकान बन जाएगी, एक अच्छा कॉकटेल आपके अंदर से निकल के आएगा। तो मुझे जब किसी भी इंसान की, आई मीन देयर इज नो सिंगल नेम, मैंने इसके अंदर से ये चुना, उसके अंदर से वो चुना, उसके अंदर से वो चुना, और सबकी अच्छाइयां अपने अंदर ली, और लाइफ में सबको रोल मॉडल माना है। सब मेरे गुरु हैं, और मैं जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कभी किसी एक को विश नहीं करता, मैं हर उस इंसान से जिसने मुझे कभी कोई एडवाइस भी दी है, क्योंकि एडवाइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शायद ये एडवाइस ही थी जिसने रामायण और महाभारत किया। इस महाभारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो अर्जुन को एडवाइस देने वाले कृष्ण थे, और सामने युधिष्ठिर को देने वाले मामा शकुनी। एडवाइस किसकी आप ले रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। तो एडवाइस की भी अपनी वो बात है। तो मुझे अगर कोई सलाह भी देता है तो मैं उसकी सुनता हूँ, और लगता है तो अमल भी करता हूँ। तो लाइफ में हर आदमी रोल मॉडल है जो आपको अच्छा सिखा सकता है, आपके लिए भला सोचता है। करियर में एजुकेशन या एक्सपीरियंस, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए, गाड़ी कोई भी चला सकता है ना। गाड़ी चलाते वक्त आपका गाड़ी चलाना ज़्यादा मायने रखता है या गाड़ी का लाइसेंस होना ज़्यादा मायने रखता है, ये आप डिसाइड करिएगा। गाड़ी चलाना अच्छे से आना ज़रूरी है। इससे आप अगर आपके पास लाइसेंस है और आप गाड़ी नहीं चला सकते तो आप किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता है और लाइसेंस भी आपके पास में है तो ये दैट्स चेरी ऑन केक। तो आई बिलीव आपको पढ़ाई तो करनी चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर, और उसके साथ आपको तजुर्बा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का तालमेल और समन्वय जब बनता है तो आउटकम बड़ा अच्छा आता है। बचपन में या छोटे में पता नहीं, हाँ मैं ये कह सकता हूँ जब दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी उस वक्त की बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था ना कि लोगों की मदद करना, या मदद तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मदद नहीं होती है। बेसिकली मैं तारीफ के लिए कुछ भी कर जाता था। मुझे ये सुनना होता था कि यार भाई तूने जो किया ना, वाओ, मतलब मैं सब जगह जाके आ गया, कहीं नहीं हुआ लेकिन तूने कर दिया मेरा काम। ये सुनने के लिए ना मैं कुछ भी कर जाता था, और उस कुछ भी के लिए परफेक्शन की किसी भी हद तक चला जाता था। जो काम मेरा नहीं है वो भी कर लेता था। मुझे याद है स्कूल टाइम पर मेरे कुछ दोस्तों को मॉडलिंग का चस्का लग गया था। उस वक्त बड़ा चलता था मॉडलिंग करना है, क्या बाल बड़े कर लिए, और दाढ़ी वाड़ी तो हमारे आ नहीं रही थी, फिर बाल बड़े कर लिए, कपड़े वपड़े, चश्मा पहन लिया, और क्या कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो उस वक्त में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्हें लगता था कि उन्हें मॉडलिंग करना है, तो वो मेरे पास में आते थे, हिमांशु यार कपड़े कैसे पहने। हम मिक्स एंड मैच किया करते थे। पॉकेट मनी सबकी सेम हालात थे ना, बहुत ज़्यादा किसी को नहीं मिला करता था। तो पैंट इसके लिए, शर्ट इसका लिया, जूते इसके लिए, और एसेसरीज दुकानदार के यहाँ जा करके, सर अच्छा लगेगा तो रखूंगा नहीं तो कल वापस दे दूंगा करके हम ले आते थे। वो मिक्स एंड मैच मुझे बड़ा उस वक्त में अच्छा लगता था। मैंने लोगों की बड़ी हेल्प करी, उन लोगों के कई सारे रैम शोज, क्योंकि कॉलेज में हम होते थे तो रैम शोज होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। बर्थडेज में जाना है तो इम्प्रेस करना है और अच्छा लगना है, ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जो मैं खुद के साथ में, खुद के लिए तो नहीं किया मैंने, पर दूसरों के लिए ज़रूर किया, कि उसके लिए यहाँ से मांग दिया, उसके लिए वो कर दिया। और उन लोगों को अच्छा सुंदर दिखा के जब मैं बेचता था, उनकी कॉम्प्लीमेंट मुझे वापस आते थे, भाई आज मैं क्या लग रहा था पूरी पार्टी में, सबसे ज़बरदस्त मैं ही था, थैंक यू यार। या कोई काम किसी ने कह दिया तो उस काम का भी जुगाड़ करना, या उससे सेटिंग करना, इसकी सेटिंग करना, मैं सब कर देता था। उस चीज़ ने मेरी बड़ी मदद करी। आज एक एंकर या मेरे प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टेज पर दिखना बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा अपने आप को कैरी करना ज़रूरी है, वो सारे लोग सीधा 25,000 रुपये का एक सूट लेकर आ जाता है, 10,000 15,000 जो भी उसका बजट है सर्टेन। वहाँ पर मैं बड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। एक सूट खरीदा 25,000 का, तो दूसरा सूट खरीदा 35,000 का, और इन दोनों को मिलाकर के मैं 10 से 12 शोज निकाल देता हूँ, जहां 12 शोज के लिए हर आदमी को 5 से 7 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मैं 12 शोज उन्हीं 2 ड्रेस के अंदर अलग अलग तरीके से निकाल देता हूँ। कुछ इसके एग्जाम्पल मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोज पे भी डाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो या आई डू दैट। एंड मैंने जैसा कि पहले कहा था कि कोई भी करी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती, आपको बस करना उसमें बेहतर है। आप कितना बेहतर कर सकते हैं करके देखिए, लर्निंग हमेशा आपको काम आएगी। बैक इन टू टाइम या टाइम मशीन में जाने के बाद में मैं क्या बनना चाहता, मैं कोई बदलाव नहीं करना चाहता।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है या देखा है, वो लोगों का गोल होता है जो बचपन से सेट होता है कि मुझे ये बनना है, और वक्त या हालात जब भी आते हैं उनके गोल बदल जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मुझे ये करना था, मैं ये कहाँ आ गया, पापा ने भी पैसा नहीं दिया वरना मैं भी बिजनेस कर देता, या वक्त में अगर ऐसी बदलाव नहीं होता तो आज मैं भी यहाँ कर रहा होता, तेरे भाई ने ये कर लिया होता, या मुझे तो ये करना था लेकिन मजबूरी में ये कर रहा हूँ। ये सारे उन्हीं लोगों के जवाब होते हैं जिन्होंने गोल सेट कर लिए हैं, जिन्होंने सब कुछ सेट कर लिया है। मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिन लोगों का मेरा मानना है कि जो लोग गोल सेट कर लेते हैं, मंजिल सेट कर लेते हैं, मंजिल मिलने के बाद में सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फाइड जिंदगी बड़ी खराब है। तो मैं कभी भी अपने आप को खुला रखा, जो भी आ रहा है उसे करना है, लेकिन उसे बेहतर करना है। जब तक उसे बेहतर नहीं कर दिया, सामने वाले से कॉम्प्लीमेंट नहीं सुन लिया, तब तक उस काम को मैं करता रहता था। तो देयर वाज नो गोल, मैं कुछ भी करना चाहता था, बस ये चाहता था कि मेरी तारीफ हो और सामने वाले को मेरी इंपॉर्टेंस फील होनी चाहिए, जो मैं आज तक कर रहा हूँ और अपने हर काम में कर रहा हूँ। कोविड टाइम आई बिलीव लाइफ का बहुत अच्छा टाइम निकला। देखिए, अगर इसके फैमिली लॉस, यस, किसी की जिंदगी चला जाना, ये तो कभी भी अच्छा नहीं है, तो मैं इस चीज को अगर असाइड कर देता हूँ, तो कोविड टाइम एक ऐसा था जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। आई नो आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी का लॉस हो या किसी के काम का लॉस हो, लेकिन इन दोनों चीजों को अगर हटा दें तो ये मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा अगर मेरे हाथ में पावर हो। क्योंकि इस दौर में ना हमने बहुत सारी नई चीजें देखी, हम बैक टू द रूट्स हुए। इस पर बड़े सारे बड़े बड़े डिस्कशन मेरे फ्रेंड्स के साथ में हुए कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, लेकिन आई बिलीव हम अपनी संस्कृति की तरफ और मैं अपने कल्चर का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। दो आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आई नो हाउ टू कन्वे अ मैसेज इन इंग्लिश और इन सम अदर लैंग्वेज, बट स्टिल आई फील हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज। क्योंकि आप कितनी भी अंग्रेजी फिल्में देख लो, सपने आपको हिंदी में ही आएंगे। अगर आप ये सारी चीजें कर पाएं कि अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ पाएं, तो हर वो काम करना चाहिए। इस दौरान हमने सीखा कि जूते बाहर ही खोल कर आना है। जो हमारी मम्मी कहती थी या दादाजी कहते थे कि जूते घर के बाहर होने चाहिए, हम उसे मॉडर्नाइजेशन के तौर पर अंदर ले आते थे कि क्या हो गया, इसमें कौन सा कुछ हो गया। किचन में ले जाते थे, क्या हो गया, जूते घर में पहन के नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस कोविड ने हमें ये चीज सिखा दी कि आपको ये बाहर रखना है। हाथ धोने के लिए हमें बचपन से कोई नई बात नहीं थी कि हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, हमने किया। ये नई बात नहीं थी कि आपको रोजाना नहाना चाहिए, लेकिन कोविड ने हमें सिखा दिया। ये कोई नई बात नहीं थी कि हमें अपने बड़ों के साथ में थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। क्या ये सब नया था? नहीं। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन के उस दौर में सारी चीजें भूलते जा रहे थे। हमें वो वेस्टर्न कल्चर बड़ा अच्छा लग रहा था। और कहीं मैंने पढ़ा था कि याद रखिए, जब भी सूरज पश्चिम में जाता है वो डूबता ही है। तो उस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने एक झटके में हमें सब कुछ सिखा दिया। हमें वार्निंग्स दी जा रही थी ना सब कुछ करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। तो प्रकृति के इस कोविड दौर ने हमें ये सारी चीजें सिखा दिया। वो प्राणायाम, वो योग, वो सुबह जल्दी उठना, वो एक्सरसाइज करना, वो अच्छा खाना खाना, सात्विक खाना खाना हम भूल गए थे, लेकिन वो सारी चीजें हमें शुरू करा दी। तो आई बिलीव ये टाइम बड़ा अच्छा निकला। रही बिजनेस और इन सारी चीजों की बात, यस, जैसा दूसरों के साथ रहा, जब फंक्शंस ही नहीं हुए तो किसी तरह की कोई चीज नहीं हुई, तो हमारे बिजनेस पे भी इसका असर पड़ा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं रादर देन बीइंग नेगेटिव। मैं जुगाड़ ढूंढता हूं। ये दौर ऐसा निकला जिस वक्त में सारे एंकर्स या मेरी आर्टिस्ट लॉबी के कुछ लोग बैठकर के ये सोच रहे थे कि घर की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। लोगों से ये कह रहे थे कि आर्टिस्ट लॉबी के लिए कुछ करो, हमको काम दो, या हमारे लिए भी ऐसा कुछ सोचो, हमारे पास भी बिल है पे करने के लिए ना। मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाला मुझे हायर करे। और उस लॉकडाउन के दरमियान ऐसे कई सारे कॉर्पोरेट्स थे जहां पर कुछ लोगों को जॉब के लिए रोके रखना था, उन्हें मोटिवेट करना था। उस दरमियान मैंने एज एन एंकर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उन लोगों के लिए काम किया। उस दरमियान मैंने कुछ शोज ऑनलाइन होस्ट किए और वहां से मेरा तजुर्बा बढ़ा कि इस शहर में जब किसी को ऑनलाइन शो के लिए अप्रोच किया जाता था तो नंबर मेरे ही पास में आता था, घूम फिर के वो इंक्वायरी मेरे ही पास आती थी। और मैंने वो सारा सेटअप अपने घर पे एक स्टूडियो बना दिया एंड ऑल। अब मैं वो ऑनलाइन, अब तक जो ऑफलाइन शोज किया करता था मैं ऑनलाइन शोज भी करने लग गया।
मैंने इनिशियली कुछ फ्री शोज किए जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे थे, लेकिन होते होते यस, जब आप काम करने लग जाते हैं ना तो आपके पास में होता है ना कि आप रात दिन अब आप ये सोच के बहाना बना करके बैठ जाएं कि यार भीड़ ही नहीं हो रही है, इकट्ठा ही नहीं हो रहा, कुछ इवेंट्स ही नहीं हो रहे, तो कहां से काम आएगा। नहीं, काम कहता है पहले तू कुछ कर फिर मैं तेरे पास आऊंगा। लक्ष्मी कहती है ना पहले तू कर मैं आऊंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हो तो हम काम करें। सो या आई एम द सेकंड वन। अब एंकरिंग को कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब मानते हैं कि मैं दिन में जॉब करूंगा और शाम को मेरे शौक को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे लिए फुल टाइम बिजनेस यही है, और ये मेरा शौक कम बिजनेस है, तो मैं इसे ज्यादा अच्छे से एंजॉय करता हूँ। और हर वो काम जहां पर किसी को कुछ कम्युनिकेट करने की बात आती है, या एंकरिंग का रोल सब जगह है। अगर आपको अच्छे से बोलना आता है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। स्पीकिंग ओके, जोक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, मैं वेडिंग शोज मेरा फोटे है। मैं कॉर्पोरेट्स भी करता हूँ, मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, और मैं टीवी शोज भी करता हूँ, ऑनलाइन शोज भी करता हूँ। लेकिन मुझे वेडिंग्स में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। वहां पर आपको किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि आकर के डांस करो। वहां पर आदमी खुद माइंडसेट से आता है कि मुझे यहाँ पर खुश रहना है, डांस करना है, हंसी मजाक करना है। और ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट के अंदर मुझे रहता है कि वहां पर सीनियरिटी का जब बात आती है कि नहीं अभी सीनियर्स क्या सोचेंगे, अगर आज मैंने इनके सामने डांस कर लिया, मिमिक्री कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो अगले दिन ऑफिस में सब जने मेरी क्लास ले लेंगे और शायद पूरे साल मुझे उसी नाम से बुलाया जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में एफर्ट हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं, बट मजा आता है। दोनों का अपना अपना मजा है। तो आई ऑफर माई सर्विसेज इन टू एवरी फील्ड, लाइक वेडिंग्स, कॉर्पोरेट्स, ऑनलाइन शोज, यूट्यूब शोज, एंड जहां पर भी आपको मेरी जरूरत है आई एम देयर। टू गेट इन टच यू कैन कॉल मी ऑन 7014115522, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, शायद वो बेहतर रास्ता है, official.hj@gmail.com, या फिर आप मुझे माय एंकर हिमांशु के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं। आई गेस वहां पर आप ढूंढेंगे तो हमारी कभी चैट भी हो जाए और आपको मेरी रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। फन करने के लिए मेरा तो पूरा दिन ही फन है। शुरुआत ही फन से होती है। देखिए, एक एंकर का काम सिर्फ बोलना है, तो अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि ये मेरा काम है और मुझे बोलना है और मुझे बोलना सीखना है, तो आपके लिए पूरा दिन बड़ा बोरिंग सा निकलने वाला है। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको दूर करना है, तो इसके लिए मैं जो भी होगा करूंगा। आप करने की कोशिश करिए। मैं जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छा लगता है सामने वाले के मुंह से सिर्फ ये सुनना मजा आ गया, और इस मजे के लिए मैं अपने आप के अंदर जितनी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ वो सारी चीजें करता हूँ। मुझे डांस नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आज तक भी नहीं आया लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और डांसिंग एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे अच्छा फिट रहना बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ अगर हिमांशु की 42 की कमर होगी ना, तो भी सामने वाला उसे हायर करेगा। हिमांशु की 30 की कमर है तो भी उसे हायर करेगा। लेकिन फर्क है, मजा आ गया ना, ये आपको देख करके मजा आता है, ये फील 30 की कमर में आता है। तो इसके लिए मैं जिम भी जाता हूँ। मैं जो चीजें लोगों के लिए आम दुनिया में शौक है या शौकियाना तौर पर की जाती है, वो सारी चीजें मेरे प्रोफेशन का कहीं ना कहीं हिस्सा है, और मैं हर वो काम करता हूँ जो कि मुझे बेहतर बनाने में मेरी मदद करे, मेरे काम को अच्छा एनहेंस करने में मदद करे। तो सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं सारी चीजों में वक्त निकल जाता है। मॉर्निंग जिम, फिर उसके बाद योगा, फिर उसके बाद अच्छा मेरा खाना मैं खुद बनाता हूँ। हेल्दी डाइट जो होती है वो घर वालों को जनरली बनानी नहीं आती, और आती भी है तो वो मना कर देते। सो या आई कुक माई फूड माई सेल्फ। सो अपना खाना बनाना, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर उसके बाद वो सारी चीजें पढ़ना, या जिनमें मुझे उर्दू बोलना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे उर्दू बहुत अट्रैक्ट करती है। अपने शब्दों में, अपनी आम जिंदगी में अगर उर्दू के कुछ अल्फाज मिला दिए जाएं तो आपकी शब्दावली बड़ी अच्छी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं से उर्दू के कुछ शब्द मिले, उन्हें मैं अच्छे से इंसाफ के साथ पढ़ पाऊँ और उन्हें अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। तो मैं ढूंढता हूँ वो शब्द, जहां कहीं कुछ मिल गया वो काम, जो अगर मैं गूगल भी कर रहा हूँ या सर्फिंग भी कर रहा हूँ, तो वहां पर भी क्या ऐसी एक्टिविटी है जो कि मैं अपने शोज में ले सकता हूँ, वो सारी चीजें। आई मीन वट एवर आई डू फॉर माई ऑडियंस, आई डू फॉर माई सेल्फ, दैट्स इट। तो वो दिन भर में फन अपने आप में हो जाता है, और हर शो में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता है। शायद इसी वजह से आदमी 50-60 हजार रुपए एक एंकर के ऊपर अगर स्पेंड करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वर्थ उसको मिलती है। डिप्रेशन में ना जाएं, इसके लिए क्या करें? एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको सर। जिंदगी में
डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो कि जिनके लिए हर समस्या का हल है अल्कोहल। मुझे लगता है ऑनेस्टली, जो मैंने आज तक अनुभव किया है, कि आप जब शाम को बैठते हैं डिप्रेशन में और 2 पैग लगाते हैं, उसके बाद में आप उस पल के लिए तो उसे भूल जाते हैं। हैंगओवर हो गया, रात को आप सो गए, सुबह उठने के बाद में वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। रादर देन टेकिंग एल्कोहल, हैव अ सिप ऑफ कॉफी, जगिए, अपने आप से बात करिए, क्या प्रॉब्लम थी, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फोन में देखिए कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन किन किन लोगों से मिल सकते हैं, उन लोगों से बात करिए, अपने आप से बात करिए। जब आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपने आप से बात करिए, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। दूसरों से बात करने की या दूसरों के बारे में बात करने से बजाय अपने आप से बात करें तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। जब ऐसा करते हैं ना, आपको सोल्यूशन मिलते हैं, यकीन मानिए। वो 1 कप ऑफ कॉफी जो है ना, वो आपको जगाने में, ना सिर्फ रात को नींद से जगाने में, बल्कि आपकी जिंदगी की नींद से भी जगाने में आपको बड़ा मदद करता है। रात के दोस्तों की बजाय सुबह के दोस्त ज्यादा बनाइए। सुबह वाले दोस्त होते हैं ना, आपको अच्छा व्यू दिखाते हैं, आपको हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर के जाते हैं, आपको इस सारे स्ट्रेस से दूर लेकर के जाते हैं। जब आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, यकीन मानिए मेरा कि उस 50 लाख की बाइक पर घूमने वाले में इतना टशन नहीं आता जितना 5,000 रुपए की साइकिल पे आप घूम करके उस दौड़ने से निकलते तब आता है। जिंदगी को देखने का नजरिया है आपके ऊपर कि आप उसे कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, ना कि होड़ा होड़ में आप भी उस भीड़ में लग जाएं, रादर देन आप अपनी चीज को इंप्रूव करें। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन आपको कभी छुएगा भी नहीं अगर आप अपने आप से पॉजिटिव हैं। कोई दूसरा आपको गलती बताए, उससे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझ में ये कमी है, और उस कमी पर जब कोई बात करे तो एक्सेप्ट कर लीजिए। जब सामने वाले से आपने एक्सेप्ट कर लिया, तब वो किस बात पर डिप्रेशन में आपको लेकर जाएगा। हमारे सर कहते थे इंसल्ट प्रूफ बनो, तो इंसल्ट प्रूफ बन जाओ। अपनी कमी आपको खुद पता होनी चाहिए, और उस कमी को पता होने के बाद ऐसा नहीं कि पता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, उसे दूर करने की कोशिश भी करते रहिए। क्योंकि उस आदमी से आपको सुनना है, यार वो तुझमें जो बात थी ना, वो जो गलत बात थी, खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा होगा। वेल, दैट वाज माय स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी में जरा सा भी मजा आया या जरा सी भी कोई बात अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि मुझे भी लगे, जैसा मैंने बताया ना कि मजा आया वाला वर्ड सुनने के लिए मैं बड़ा आतुर रहता हूँ। तो नीचे लिख करके जरूर बताइएगा किस बात पर आपको मजा आया, और इस कहानी को अगर आपको लगता है कि इस हिस्से को मुझे किसी को सुनाना चाहिए तो उस हिस्से पर अपने पसंदीदा इंसान को टैग करिए, शेयर करिए। कमेंट तो आपको करना ही है, और बाकी दिल खोल कर इसे प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ एक्स्ट्रा गाना वाना एंड ऑल। सी, मैं एक एंकर हूं और मैं अल्फाजों को अच्छे तरीके से पेश करना जानता हूं। हल्का फुल्का बोल सकता हूं, हल्का नहीं बोल सकता हूं, ये मेरी खासियत है। आप मनीष पॉल को हायर करके या आप अनु कपूर साहब को हायर करके कपिल शर्मा वाली चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अलग अलग जॉनर है, दोनों अलग अलग चीज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश की जा सकती है कि मैं उनकी तरह एक एलिमेंट अपने काम में डालूं और लोगों को एंटरटेन कर पाऊं। सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से अगर मैं देखूं तो जो मैं माइक चेक करने के लिए करता हूं वो आपके लिए कर सकता हूं। एक छोटा सा रैप, जो कि शायद यहां पर जिस मकसद से कोई यहां पर आया है मोटिवेट होने के लिए, तो एक मोटिवेशनल रैप और एक गाना जो कि बड़ा फेमस हुआ है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, शायद मेरी जिंदगी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है। मैं आपके सामने उसे गाने की हिमाकत करूंगा। मेरा भी कोई रोल मॉडल नहीं था, मेरी भी पूरी पिछली 7 या 10 पुश्तों में देखूं कोई एंकर नहीं था, बावजूद उसके इस लड़के ने काम किया है और सबके सामने है। उसी बात पर कि किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहां पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहां मर्जी की और जरूरत की है, ताकत की है, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत की है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जीतने की, इबादत की, ये शौहरत की। अब लालच नहीं है तेरे भाई जैसा कोई हार्डिज नहीं है। हार्ड इस हरकत ने ही बरकत दी है। क्यों? क्योंकि सबका टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या पंखा लेकर जाएगा। हाय, दिस इज मी हिमांशु। और जैसा कि सर मुझे कह रहे हैं कि एक ऐसा भी कुछ गा दो, तो मैं कोशिश करता हूं एक गाना जो कि उन सारे लोगों के लिए जो रात को जग करके फोन में काम कर रहा हूं कह करके इधर उधर चैट कर रहे होते हैं, उन सारे दिल के मरीजों के लिए मैं गाना गाना चाहूंगा, एक रैप करना चाहूंगा। Here it is.
सुनो, तुम्हारे लिए। आज नहीं तो कल गाओगे ये गाना। कैसे ऐसे? कहता जैसे प्यार वो कहते बेखयाली, भूलूं मैं तुझे ये तो हुआ नहीं, रात के अंधेरे से आंखें हैं काली, चेहरे पे नशा दिल बिल्कुल खाली, प्यार में अब गिरना बहुत ही है मुश्किल, डरता नहीं वैसे यहाँ पे दिल बुझ दे, तोड़ा किसी ने कैसे मैं जोड़ूंगा अगली बार, खुद को ही खो दूंगा, तेरे बिना भी एक दुनिया होगी, सोचा ही नहीं तू कहाँ खो गई, मैंने भी अपने वादों को तोड़ा पर तूने ही मेरे हाथों को छोड़ा, प्यार या दर्द एक ही तो चीज, दिल पे अब ताले खो गई ये कीज, कोई हाथ अब इन हाथों में फिट ही नहीं आता, नफरत में करता फिर भी तुझको क्यों चाहता। वो 50% प्यार हो जाता है ना जो सिर्फ आपको हुआ है, सामने वाले के लिए, उन्हीं के लिए। मेरी आंखों में अब नहीं कोई नमी, नफरत तो प्यार की एक ही हो गई जमी, तुझमें मैं डूबा जैसे चुप हुआ या तो ऊपर वाला खेल रहा है जुआ, काश कहीं मशीन होती मेरे पास, वापस जाके बदल देता मेरा अपने अंदाज या तेरे अल्फाज, या फिर कभी नहीं करता तेरी तलाश की। सिर्फ तेरा जाने क्यों खफा होने लगा खुद से, नफरत होने लगी खुद से, अगर देखा तुझे कहीं कभी ना मिला तो मुझसे, खफा होने लगा खुद से, नफरत होने लगी खुद से, अगर देखा तुझे कहीं। यस यादें हैं जुबान तेरा कुर्बानी, आंखें हैं छुपानी, कह रहा क्यों ना पानी, सुन मेरी जुबानी तू ही मेरी रानी, पर अब मैं अकेली अधूरी कहानी, गलती ये किसकी शायद प्यार की, पहली बार वाले इजहार की, क्या करूं ये दिल डरता है यार, इसे भी कहते हैं एक तरफा प्यार, यादें वो बातें वो अकेली रातें, अब कैसे पल जाते जब तुझको ही चाहते, अब सब कुछ हटा दे और मुझको बता दे, हर जगह जाते तो तुझको क्यों पाते, मुझे तो ये सब अब लिखना भी नहीं है, आंखें बंद करूं कुछ दिखता भी नहीं है, पर दिल के इतने टुकड़े हो चुके नीलामी पे डालो दिल को तो बिकना भी नहीं है। प्यार की इन सारी हदों को पार करके शिद्दत से उस जुनून को निभाने वालों के लिए लव यू ऑल, कीप ब्लेसिंग मी, कीप लविंग मी। माय एंकर हिमांशु के नाम से मेरा पेज है, मुझे लाइक करके अपने कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कहानी आरजे हिमांशु जैन की। उदयपुर में ही जन्मे और यहीं पर पले बड़े ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी आवाज़ का जादू रेडियो पर भी खूब छाया और इसी से उन्हें हिमांशु से आरजे हिमांशु जैन नामक नई पहचान मिली। साथ ही साथ कई सारे लाइव स्टेज शोज़ में भी इन जनाब ने अपनी बेहतरीन एंकरिंग से लोगों का खूब दिल जीता और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनके नाम दर्ज है सबसे अधिक लाइव स्टेज शो करने के खिताब। टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कदम रखा तो ऐसा रखा कि MTV, VTV और आस्था जैसे कई सारे चैनल्स पर कई यादगार शो किए। मोटिवेशनल स्पीकर भी है। YouTube और सोशल मीडिया पर भी कई सारे शोज़ कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। आशा करते हैं बेशक ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कहानी भी है ख़ास तो जल्दी से उसे शेयर कर दीजिए हमारे साथ, क्योंकि फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।